स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरा नाम इमरान साहब ने ऑलरेडी बताया, मैं अक्सर एक्सप्लेन किया करता हूँ कि इसमें डॉक्टर पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा सा, कि दिस इज़ फ्रॉम अ PhD इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। इसलिए डॉक्टर एक्सप्लेन करना पड़ता है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स MBBS, डेंटिस्ट और बाद का DVM जो है वो भी CSS के इंग्लिश पढ़ाते नजर आते हैं। स्किलफुली और अनस्किलफुली जो वो हशर करते हैं वो बात की बात है लेकिन बहरहाल लोग इसके अंदर जो है वो मौजूद है। मैं चूँकि ज़्यादातर एसए पढ़ाता हूँ और प्रेसी अपनी हद तक, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस FPSC के साथ 8 years का एज एन एग्जामिनर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 2010-11 से लेके 2017 तक। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस दौरान अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हुए तो वो उनके किसी न किसी हद तक मेरा उसके अंदर जिम्मेदारी जो है वो बनती है। और हमेशा क्लासरूम में ये बताते वक्त मैं ख्याल कर लेता हूँ कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं बैठा हुआ जो उस ज़माने से होगा डेफिनेटली दे आर यंगर देन दैट। दो चीज़ों के ऊपर मैं बेसिकली बोलना चाहूँगा आज। डू वी हैव अ मार्कर हियर? थैंक यू। एक मैं बात करूंगा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, और दूसरा जो है वो एसए के टॉपिक सेगमेंटेशन के ऊपर। ये दो ही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि CSS के इंग्लिश में ज़्यादातर एज एन एग्जामिनर मेरा जो एक्सपीरियंस है फेलियर की मेन रीजंस में ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग वैसे तो हमारी एजुकेशन का काम होता है कि आपके अंदर डेवलप करते स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो अब हमारा बन गया हुआ है एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का कि बस वो, मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछा करता हूँ ज़रा मुझे बताइएगा कि आपने जिस तरीके से क्लास 7-8 पढ़ी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन उससे कुछ डिफरेंट थी? सिर्फ सिलेबस डिफरेंट था ना, बाकी क्या मेथड डिफरेंट था? कोई सेम? आपने बस वो नोट्स लेने थे, इम्तिहान में जाके उगल देने हैं, फिर निकलने हैं, फिर उगल देने हैं। So there was no difference between your class 7, 8, 9, 10 and the university also। और मज़ेदार चीज़ ये होती है कि 4 साल यूनिवर्सिटी आपको पता भी नहीं चलने देती। वो बस एक शुरू में आपको लगा देते हैं CGPA के पीछे कि अगर आपकी 4 CGPA आ गई तो you are going to be the president of Pakistan or maybe the president of USA। So हम सारा टाइम लगे रहते हैं उसके पीछे and we do not bother to see, even to think। और अगर कहीं कोई टीचर बेचारा आ भी जाए जो हमें नई चीज़ सिखाने की कोशिश करे तो आपको पता ही है तो आप लोग क्या सलूक किया करते थे उसके साथ फिर, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग ये वो एलिमेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आया है पाकिस्तान में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो बुनियाद है, और यही वो बुनियादी चीज़ है जो मिसिंग है हमारे यहाँ। क्रिटिकल थिंकिंग को ऐसी, और क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को ऐसी चिड़िया का नाम नहीं है जो आप नहीं जानते। ऑलरेडी इन योर डेली लाइफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, जब दोस्त को इकट्ठे होते हैं, आपने जाना हो खाना खाने के लिए, कहीं पे बनता है ना प्रोग्राम कभी पार्टी वगैरह का, सबसे पहला डिसीजन क्या होता है? सबसे पहले क्या आपको डिसाइड करना पड़ता है? where to go, right? आपके पास वेरियस आपके पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, कोई भी चीज, और उसके ऊपर आपके पास बेशुमार पॉसिबिलिटीज हैं। सेवरल पॉसिबिलिटीज। समझ आती है इस चीज की?
आपके पास प्रॉब्लम है कि जी वी वांट टू गो टू हैव अ पार्टी, वी वांट टू गो टू हैव अ मील समवेयर एंड यू हैव वेरियस पॉसिबिलिटीज. दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंट थिंकिंग. फिर क्या सारे लोग अलग अलग साइडों पे चल पड़ते हैं? क्या करते हैं आप? यू डू दी कन्वर्जेंट थिंकिंग. और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? कि आपके पास जितनी डिफरेंट आपके पास पॉसिबिलिटीज आई हुई थी उन सब को मिला के वी डिसाइड व्हाट टू डू. ऐसे ही है ना, यू डिसाइड वेयर टू गो, राइट. नेक्स्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्वेश्चन क्या आता है? आप पहुंच गए वहां पे, रेस्टोरेंट में पहुंच गए, नेक्स्ट क्या होता है? व्हाट टू ईट, राइट. और उसके लिए भी आपके पास सेवरल पॉसिबिलिटीज होती हैं या कि एक ही चीज होती है सिर्फ? यू हैव सेवरल पॉसिबिलिटीज. अगेन यू अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड देन दी कन्वर्जेंट थिंकिंग. आप डिसाइड कर लिया कि क्या चीज खानी है. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या होता है? Who will pay? पे कौन करेगा? ठीक है. सो उसके लिए भी आपके पास वेरियस पॉसिबिलिटीज होती है, जिसमें से एक ये होती है कि एक एक करके सारे निकल जाते हैं और एक दो बंदा पीछे रह जाता है जिसने पे कर रहा है. ओके, अब ये वो चीजें हैं जो हमारी बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्कूल ने सिखानी थी हमें. बट इत्तेफाक से इवन कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, सबका नहीं, बाद लोगों ने आपने सीखी होंगी, बट 90% ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव नॉट बीन एबल टू. क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने कहा हो कि ये बुक है, ये चैप्टर है और आप इसको खुद पढ़ लें और मैं आपको अनसीन क्वेश्चंस दूंगा? कभी हुआ? क्या ख्याल है? हम होने देते? क्यों? कि वी आर यूज्ड टू द कन्वर्जेंट थिंकिंग. ये नोट्स है, ये ले लो, याद कर लो. और टीचर क्या कहता था? आई प्रॉमिस कि मेरा एग्जाम जो होगा वो इसी में से आएगा, कोई चीज बाहर से नहीं आएगी. और जरा उसने कोई चीज बाहर से की तो क्या करेंगे आप? You know better, right? But now in CSS, we are no longer in a university. We have come to the employment. अब आप CSS में किस चीज के अंदर आगे हैं? This is employment situation, no longer in education. एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो चीज चलती है वो आपका अपना दिमाग है. मैंने जब किसी शख्स को एम्प्लॉय करना है तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं कि उसके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं है. What will I be interested in? नॉलेज को क्या करना है, मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ? स्किल्स में. इसलिए कि हमारा जो कारोबार है उसमें हमें स्किल्स चाहिए, हमें डिग्री से क्या लगा है. So now in CSS you are in employment field. अब यहां पे फिर आप बताएं आपको क्या चीज डेवलप करने की जरूरत है. नॉलेज अपनी जगह मौजूद है, वो भी डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन फिर उस नॉलेज को यूज कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन. सो हमारे यहां CSS में अब तक आप एजुकेशन में आदी थे व्हाट के. आपसे कोई चीज पूछी जाती थी, व्हाट इज इट, और आप उसका जवाब जो थे वो लिख देते थे. नाउ दैट थिंग इज फिनिश्ड. अब आप एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में हैं. एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में क्या चीज चलती है? व्हाई डज इट हैपन. लिटरेचर में रजी आबदी साहब बड़े समझाया करते थे शुरू में ही, नॉट व्हाट बट हाउ. लिटरेचर में तो हम करते हैं, लेकिन CSS में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई. Why am I here? Answer me. To guide us. To guide us. What is happening? आपको सिर्फ ये पता है what is happening. What is happening? Professor Arif is here, right? And he's talking to us. This is what. ये 3 साल के बच्चे को भी ले आएंगे, वो भी कर लेगा, जॉब दे लेगा.
You have to think why. You are here to demonstrate us essay writing. Okay. Why did I come to this place? अब इसके लिए आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. I don't know Sir Imran for more than a month, I think. Right? Before a month, I did not know him. And today I have driven from Islamabad all the 3.5 hours, 4 hours to come to see him. Why? There must be a reason. So ये चीज important नहीं है कि what it is. The important है why it is happening. हमें CSS में interest इस चीज की है. Iran and Saudi have come together. ये तो कभी नहीं थे इकट्ठे हुए, जो पिछले इतने सालों से लड़ रहे. इन्होंने तो पूरा जो अरब वर्ल्ड की जो एनमिटी का जो रुख पहले इसराइल की तरफ हुआ करता था, अब वो सारी तोपें ईरान की तरफ कर दी हुई थी. Why are they meeting now? बताएं मुझे, आप बेहतर जानते हैं. I don't have the answer, by the way. आप बताएं. और गहराई में जाए ना जरा. इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो सऊदीया की वैसे भी पूरी हो रही थी, ईरान की वैसे भी पूरी हो रही थी. गो डीपर. डिप्लोमेसी चाइना. ओके, राइट. और दोनों की होगी, स्टार्ट हो गई है. ओके. ओके, सो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं इस वक्त, कॉजेज ऑफ यूएस एंड ईरान कमिंग क्लोज. ये मेरी हेडिंग है. ओके, आपकी एसे का की एक हेडिंग है ये. आप जो मुझे जवाब दे रहे हैं इस वक्त इसके, वो इसकी सब हेडिंग्स हैं. सर यूएस की जगह पे कॉजेज ऑफ यूएस एंड ईरान कमिंग टुगेदर. ओके. KSA and Iran coming together, coming close. अब आपने जितने जवाब दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या जवाब दिया था? चाइना डिप्लोमेसी. क्या चाइनाज कंटेनमेंट किसकी? यूएस कंटेनमेंट पॉलिसी. और आपने क्या जवाब दिया था बेटा? हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स यूएस. और कोई? और म्यूचुअल इंटरेस्ट. और सऊदी अरेबिया अपनी बात जो है एंड करना चाहता है, स्थिति का प्रोजेक्ट. ओके, कहाँ से आए पॉइंट्स ये? क्रिटिकल थिंकिंग से. कहाँ से स्टार्ट हुआ? राइट. बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे लिखते वक्त सर हमारे दिमाग में तो पॉइंट्स ही नहीं आते. टॉपिक देख लिए हैं, अब आगे हमें समझ ही नहीं आती कि इसके हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे. दिस इज हाउ यू डू इट. कीप इट इन योर माइंड कि यार इसमें क्या कुछ हो सकता है. डाइवर्जेंट थिंकिंग. ये व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. और ये और किसी ने नहीं करनी, आपने खुद इंडिविजुअली अकेले करनी. नोबडी एल्स. कीप थिंकिंग. फर्स्ट डे क्या होगा, आप कर करके सोच के एक रीजन आपके दिमाग में आएगी और कुछ नहीं आ रहा.
अगले दिन आके बताओ मुझे, बताओ सर मुझे नहीं आता, मेरे पास सिर्फ एक पॉइंट था। अच्छा और पॉइंट सोच लो। खैर सर कल बड़ा सोचा था, नहीं अभी अभी आज दिन डिफरेंट है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है इसके लिए। सर वो शायद हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स, दोनों की हॉस्टिलिटी है यूएस की तरफ, इसलिए ग्रेजुअली योर माइंड विल स्टार्ट। आप ये समझते हैं कि आप एक ही दफा में बैठेंगे और सारे 16, 17, 18 सब हेडिंग्स निकाल लेंगे। इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, इट विल नॉट हैपन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल डे। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, नोट कर लो जरा, ट्रेनिंग योर माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सीखने वाली है, दैट इज ट्रेनिंग योर माइंड। और ये ट्रेन किसने करना है? आपने खुद करना है ना। नाउ स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स अदर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमारी हर वक्त कोशिश क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल बच्चों की तरह इसकी मिसाल दे देता हूँ। हम जो ही कोई चीज सोचने की जरूरत पड़ती है, हम राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं। हम इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक है, लिखो तो फौरन तुम देखोगी, इधर देखोगी और इधर देखोगी। नाउ लर्न कि मैंने ना इधर देखना है ना उधर देखना है। मैंने कहाँ देखना है? मैंने अपने अंदर देखना है। This is my message to you. This is my message to you. As long as you keep looking towards the others, you are not going to get anything. You will keep on depending on the others. You will remain dependent. समझ आ रही है? Do you think बेटा you can do it? Do you think? Would you like to? I believe. You believe you can do it? That's a great thing. Have faith in yourself. मैं हमेशा CSS में जो बच्चे आते हैं, मैं उन लोगों को एक faith, confidence देता हूँ। I congratulate you. You are not ordinary people. Each one of you. Each one of you individually. You are not ordinary people. वो जो सड़क के ऊपर फिर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, you are not one of them. सबको पता है ना कि इसके अंदर पासिंग परसेंटेज 2% है, पता है ना? तो फिर आप क्यों आए थे इस फील्ड में? Why? बोले शाबाश। यकीन था कि हम करेंगे। That you can be part of the 2%. What do you think, बेटी? What do you think? आपको यकीन है ना? You have confidence in yourself. लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो तमाम पावर रखी हुई है। मैं अक्सर अपने बच्चों को इस तरह सिखाया करता हूँ कि तुम्हारी हार्ड डिस्क में सारा कुछ मौजूद है, सिर्फ तुम्हें अपनी हार्ड डिस्क को यूज करना, उसकी डायरेक्टरी की तुम्हें समझ नहीं आ रही कि नॉलेज कहाँ पड़ा हुआ। यू हैव इट इन योरसेल्फ। मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो की एक लाइन जो है यहां भी बोलना चाहूंगा। अल्लाह ताला ने जब हमें जमीन के ऊपर अपना नायब बनाया, किसी और का नायब नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाया। जब तो अल्लाह ताला की जो कुन की सलाहियत है वो इंसान के अंदर भी रख दी। समझ आती है इस चीज की? माय सेंटेंस इज कि तुम्हारा कुन तुम्हारे हाथ में है। ये समझना कि नहीं मुझे कोई और आके बनाएगा, तो अभी तक तो नहीं बनाया उसने। क्या ख्याल है मौजूद? डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू हैव दिस बिलीफ इन योरसेल्फ? आपका यहां पे होना
मुझे ये फिक्रे बोलने की जरूरत नहीं थी। आपका यहाँ पे होना बजाते खुद इस कॉन्फिडेंस की दलील है। सिर्फ ये कि तुम लोगों ने कभी इस तरह सोचा नहीं है। बाकी तुम्हारे क्लास फेलोज जो तुम्हारे साथ डिग्री की, वो इस वक्त मजे से सोए हुए हैं घर पे, दे आर स्लीपिंग, और दे आर जस्ट गोइंग थ्रू द रील्स, और दे आर जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द मोबाइल फोन कर रहे हैं इस वक्त। व्हाई आर यू हियर? बोले मैं, यू हैव अ ड्रीम, यू हैव एन इमेज। क्या आप एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? डू यू शेयर दिस ड्रीम दैट आई हैव? I have this dream that my students, they have belief in themselves. Do you share this dream with me? Yes. Do you? बोलो अगर बोलते हो, अगर है तो, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं। Do you understand why it is so important to speak up? टॉपिक सेगमेंटेशन के ऊपर आने से पहले मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। एब्स्ट्रैक्ट एसे एक ऐसा फील्ड था जिसके ऊपर मैंने देखा कि पाकिस्तान में सारे लोग, तमाम टीचर्स डरा देते हैं, और ये ना करना। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे वो करेगा, ओपन एंडेड ऐसे, आप क्या कहते हैं यहाँ पे उसको, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को? वही एक्सपोजिटरी ऐसे वो नहीं, एक्सपोजिटरी अलग है, आर्गुमेंटेटिव अलग है, लिटरेरी ऐसे, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे। और इसके ऊपर नॉर्मली मैंने देखा लाहौर में भी, दूसरे शहरों में भी, हर जगह एवरी टीचर जस्ट स्केयर्स देम ऑफ स्टूडेंट्स को। एक्सपोजिटरी करो जिसको वो डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, जो कि वो अब बस उसको जो है वो करो, सारा आसान है, अल्लाह खैर सल्लाह। और उससे भी ज्यादा बेहतर है कि बस 5 टॉपिक्स याद कर लो, इम्तिहान में जाओ, फीस लाओ मेरी लोगों ने फीस दे दी है, अल्लाह खैर सल्लाह, बस बेटा तुम पास हो गए। इम्तिहान में जाके जब वो एग्जाम वो पेपर देखता है तो उसको पहली दफा पता चलता है कि मेरे साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है लेकिन वो बेचारा बाहर निकल के जब टीचर को कहता है कि जी ये वो, तुम हो ही ना लायक, नेवर थिंकिंग कि मैंने जो इसको दिया है वो है ही गलत सिरे से। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पे हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता, बिल्कुल सिरे से। इस दफा जब एग्जाम आया फरवरी 2023 में, पेपर जब आया, मैं पेपर देखते ही मैं खुश हो गया। मैं फौरन 4-5 स्टूडेंट्स के नाम लिए, मेरे स्टूडेंट्स में थे नोआ के, जो इस्लामाबाद के हैं। मैं कहा ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये। हालांकि मुझे एक स्टूडेंट का पता भी नहीं था कि उसने एग्जाम दिया कि नहीं। वाई? बिकॉज आई न्यू दैट दीज आर द क्रिटिकल थिंकर्स। ये वो लोग हैं जिनको डॉट टू डॉट कनेक्शन करना आता है। हम क्यों हमेशा समझते हैं कि एंगल्स सिर्फ इस तरह से हो सकते हैं? हाउ मेनी एंगल्स? इक्वल एंगल्स। तो ये क्या है फिर? ये भी तो एंगल्स है ना। सो देयर इज अनदर वे ऑफ हैविंग द एंगल्स। ठीक है, वो उनके डॉट्स मिले नहीं आपस में, बट एटलीस्ट दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को डीकोड करना, मैंने देखा कि मुझे अपने सिवा अभी तक पाकिस्तान में कोई टीचर नजर नहीं था आ रहा जो उसको उस तरीके से कर सकता जिस तरीके से मैं कर रहा था। और एक दिन खान साहब ने मुझे दिखाई वीडियो इमरान साहब की कि ये देखें, ये बॉयज पे बोल रहे हैं, ये उसके बाकी टॉपिक्स जो हैं उसके ऊपर बोल रहे हैं। मैं कहा मुझे जरा टाइम देना थोड़ा सा, फिर मैं इनको आराम से देखता हूँ। एंड देन आई वॉच्ड एंड लिसन टू सर इमरान टॉकिंग अबाउट दैट, एंड आई सेड हियर इज द मैन, दिस इज द पर्सन, ओनली पर्सन इन पाकिस्तान जो मुझे मिला है जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पे जिसको बोलना आता है। इट टुक मी अराउंड 2 months। एक दिन फिर मैंने फोन मिलाया इनका, मैं कहा सर आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुबारकबाद देता हूं आपको कि जो आपका नॉलेज है, जिस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को ब्रेक डाउन करते हैं, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी डूइंग इट सो वेल। टुडे आई हैव ड्रिवन ऑल द वे, सारा फासला तय करके, जस्ट टू पे होमेज टू दिस जेंटलमैन योर टीचर। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट। और ये मेरा काम है, जहां भी मुझे अच्छा टीचर मिलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
जहां भी मुझे किसी भी चीज में, प्रेसी में, एसे में, इंग्लिश में, दूसरे सब्जेक्ट्स में, जहां भी कोई टीचर मुझे अच्छा मिले, आई अप्रिशिएट, आई कॉल देम एंड आई टेल देम सर दैट इज ग्रेट. वी आर नॉट कंपेटिटर्स, वी आर ऑफ द सेम लीग, वी आर ऑफ द सेम गेम. सो लेट्स जॉइन हैंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर. नेक्स्ट बात मैं टॉपिक सेगमेंटेशन पे थोड़ी सी करूंगा. एक्सपोजिटरी एसेज में, एब्स्ट्रैक्ट तो सर के सामने जाहिर है और बात करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर. एक्सपोजिटरी एसेज में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो है कि आप लोग टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. एक दो चीजें जरा नोट करें. टॉपिक सेगमेंटेशन इसका नाम है, जरा हेडिंग लिख लें इसके ऊपर. जो आपने नोट करना है वो ये है कि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एसे टॉपिक शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. और आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सेपरेटली. सेपरेटली. Each and every word of the topic segmentation topic must be taken. For example, आपके सामने टॉपिक है 2020 का पेपर है, CSS 2020 ऐसे का पेपर है, टॉपिक नंबर 3 था. Pakistan and the future of Kashmir cause. बाद लोगों के नज़दीक ये एक इंतहाई आसान टॉपिक था क्योंकि कश्मीर ऐसे आ गई, और कश्मीर वो टॉपिक है जो हर किसी ने पाकिस्तान अफेयर्स में भी तैयार किया होता है और सारी तरफ जो है करंट अफेयर्स में भी. सो बड़े खुश हुए लोग कि जी कश्मीर पे ऐसे आ गई है. लोगों ने आंखें बंद के इसको सिलेक्ट कर लिया. अराउंड एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मुझे इसके पता है, इस पेपर के एनालिसिस के, तकरीबन 2300 लोगों ने अटेम्प्ट किया, जिनमें से तकरीबन 2250 लोग जीरो लिया. थोड़े नंबर नहीं. इस पेपर में 2020 के पेपर में पहली दफा CSS की ऐसे में जीरो दोबारा नजर आया. बहुत पहले जीरो आया करते थे, लेकिन बाद में उसको एक्सप्रेशन के या उसको टाइप ऑफ ऐसे के इस तरह के कोई ना कोई उसको मार्क्स थोड़े बहुत मरते मरते भी 2-3 नंबर ले जाता था लोग, लेकिन इस दफा जीरोस आए. एग्जामिनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था चेयरमैन के साथ कि अगर स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने टॉपिक को समझा ही नहीं है तो हम उसको क्यों मामू उसके बन के प्यार से उसको हम 2 नंबर इसके, 4 नंबर उसके, 6 नंबर उसके देते रहे. उसने टॉपिक को सिरे से समझा ही नहीं है. व्हाई डू यू थिंक वुड बी जीरो इन दिस? देखिए जरा, हाउ टू अंडरस्टैंड द एक्सपोजिटरी एसे. हाउ टू अंडरस्टैंड द एक्सपोजिटरी एसे. आपकी क्लास ऑफ कितने बजे होती है? सर आप जैसे मेरे अच्छा. पौने 8 बजे 48 अच्छा. एक टाइम मतलब 6 बजे तक है ना. I'll take just 10 minutes more, not more than that. How to understand the expository topic? ये कौन सी टाइप की ऐसे है? एक्सपोजिटरी है, आर्गुमेंटेटिव है या एब्स्ट्रैक्ट है? एक्सपोजिटरी. ओके. आर्गुमेंटेटिव तो नहीं ना? ओके. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड. इसके अंदर एक होता है नंबर 1 मेन फोकस. नंबर 1 मेन फोकस, नीचे लिख लें इसके. मेन फोकस, इसको हम प्राइमरी फोकस भी कह सकते हैं. नंबर 2 सेकेंडरी फोकस. नंबर 3 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे. फ्रेमवर्क कह लें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे कह लें, या ब्रैकेट में इसके बैकग्राउंड लिख लें कि इस एसे की बैकग्राउंड क्या है.
जब एग्जामिनर, जब पेपर सेटर, जब पेपर बना रहा होता है, जब टॉपिक बनाता है, तो उसके माइंड में ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। ये मेथड है, जर्नल इंटरनेशनल मेथड है ऐसे के टॉपिक बनाने का, कि इसके अंदर हमेशा एक्सपोजिटरी में एक मेन फोकस होगा, एक सेकेंडरी फोकस होगा, एक फ्रेमवर्क होगा। आमतौर पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये नहीं पहचान पाते कि इसका मेन फोकस क्या है। आप लोग कर सकते हैं कोशिश, इसमें से मेन फोकस क्या है? बोले पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो कश्मीर के साथ का नहीं, मैंने एक लफ्ज पूछा आपसे, आप पहला सेंटेंस भूल गए। पहला सेंटेंस क्या लिखवाया था मैंने? नो नो नो, सेंटेंस, इससे पीछे सेंटेंस। Each and every word of the essay topic have to be taken separately, have to be considered, have been taken into consideration separately. अब इसका एक एक वर्ड करके पकड़ें। हर preposition important है, हर article important है। जब आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो फिर आप ओवरलुक कर जाएंगे। अब इसके अंदर हुआ क्या, लोगों ने कश्मीर इशू के ऊपर लिखा, कॉज पे भी नहीं, इशू के ऊपर ना। इशू और कॉज दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मे भी हम कॉज से डिसएग्री करते हों, लेकिन इशू के साथ एग्री करते हों, पॉसिबल है। इसका जो मेन फोकस था वो फ्यूचर था। अब यहां पे गलती क्या हुई लोगों से कि वो, और इसका जो सेकेंडरी फोकस है वो पाकिस्तान एंड द कॉज। कश्मीर इसका क्या है? बैकग्राउंड है। कश्मीर सिर्फ इसका फ्रेमवर्क है। मैं इस फ्रेमवर्क को, अगर फ्रेमवर्क सबसे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड होता है ऐसे के अंदर, टॉपिक के अंदर सबसे अनइम्पॉर्टेंट, हम यहां कश्मीर की जगह मैं उठा के यहां पे रोहिंग्यास की कर दो वर्ड, टॉपिक बनता है ना फिर भी। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ रोहिंग्या कॉज, कि रोहिंग्या का बेसिकली कॉज क्या है, पाकिस्तान उनके साथ फ्यूचर में। लेकिन कश्मीर का बेसिकली मसला ये था, ये पेपर है 2020 का, क्या इंपॉर्टेंस क्या बनी इसकी? क्या रिवोक कर दिया गया था 37 आर्टिकल के जरिए, उसका जो डिस्प्यूटेड स्टेटस था, यानी एक चीज बाहर पड़ी हुई थी और दो दरवाजे थे पाकिस्तान और इंडिया के, और इंडिया ने उसको उठा के अपने दरवाजे के अंदर कर लिया। उसने कहा ये मेरा है, अब खबरदार जो उसके बारे में बात करी। सो हम जब भी अब कश्मीर के बारे में बात करेंगे ऐसे ही है जैसे हरियाणा के बारे में बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, केरला के बारे में, कोई उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसका फ्रेमवर्क कश्मीर था। अब लोगों को गलती क्या लगी कि दे थॉट दिस इज दी, इसका टॉपिक नंबर 4 भी 0 में टॉप पे था। Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan। अब जरा देखें इस मेन फोकस क्या है इसका। सबने बोलना है। इंडिविजुअल वर्ड्स आप फिर कट्टे कट्टे पकड़ने हैं। फर्ज किया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एक चीज है, उसको इकट्ठा पकड़ा जा सकता है। मेन फोकस ठीक है। सेकेंडरी फोकस क्या हुआ? बहुत लंबा सोच रहे हो, तुम्हारे ख्याल में क्या है?
अब ज्यादातर लोग जिस दिन ये पेपर दे के आए तो जब उनसे पूछा कि कौन सा टॉपिक किया, सर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इतना आसान। मेरे तो उसके अंदर मॉक्स में 75 मार्क्स थे और सर ने मुझे कहा हुआ था अगर ये तुम ऐसे लिखा है तो तुम टॉप करोगे ऐसे। तो सर उसके मैं कहा यार डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान तो टॉपिक ही नहीं था। सर आपने पेपर नहीं देखा? यार देखा है, बट देयर वाज नो टॉपिक सच एज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। नहीं सर, उसके इश्यूज एंड चैलेंजेस पे मैंने लिखा। मैं कि उसके शुरू में भी 2 लफ्ज लिखे हुए थे। वो कहते सर एग्जामिनर शुरू में कोई वर्ड लगा ही देते हैं ना। यही इसके अंदर गलती थी सारी, और इसके अंदर भी जीरोस बहुत ज्यादा थे। योर मेन प्रॉब्लम इज पोलराइज पॉलिटिक्स, और ये 2020 है। गालबन आज के ज़माने में जितनी आज पाकिस्तान में पोलराइजेशन है इतनी पहले कभी भी नहीं थी। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान को चैलेंज किस चीज़ का है? पोलराइज पॉलिटिक्स का। इसका सेकेंडरी फोकस क्या होगा? इश्यूज एंड चैलेंजेस। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान सिर्फ इसका फ्रेमवर्क था, कॉन्टेक्स्ट था। अब समझ आ रही है कि यहां पे हम किस तरह से मेन फोकस को ओवरलुक कर रहे हैं। लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड है ना उसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं। अब समझ आ रही है फेलियर की इतनी हाई रीजन क्या है, हाई की इतनी फेलियर फ्रीक्वेंसी क्यों है? बिकॉज वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक। एक सिर्फ और टॉपिक आपके साथ करूंगा। टॉपिक नंबर 7 था promoting tourism in Pakistan, prospects and challenges. Can you identify the main focus on this? क्या? और अगर मैं नहीं बोलता तो इसका ये मतलब नहीं कि आप चेंज कर देंगे उसको। I told you I never give the answers. My job is only to give questions. और अगर मैंने आंसर्स भी देने हैं तो मुझ में और यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री टीचर में क्या फर्क रह गया? सेम है ना, उन्होंने क्वेश्चन भी दिया आंसर भी दिए। क्वेश्चंस यू हैव टू गिव योरसेल्फ। नहीं बेटा इकट्ठे नहीं ना पकड़ना, यही गलती है। अगर आप सिंगल वर्ड नहीं पकड़ेंगे इसके अंदर, खास तौर पे इस टॉपिक में तो सिंगल वर्ड को पकड़ना इंतहाई जरूरी था। अब ये वो साल था जब हर शख्स ने टूरिज्म इन पाकिस्तान के ऊपर ऐसे तैयार की हुई थी। हॉट टॉपिक था, आ भी गया उसके अंदर। उससे वजह ये थी कि पिछले सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टूरिज्म के ऊपर, तो प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस और सारा कुछ। अब मसला ये था कि इसके अंदर हमारा जो मसला है वो प्रमोशन का था। ये था इसका मेन फोकस। क्यों? इसलिए कि पिछले सालों में 2019 में हमने टूरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। अंग्रेजों को बुलाया बाहर से, उनको हेलीकॉप्टर्स पे जहाजों पे फिराते रहे, 5 स्टार होटल्स में आप करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया। क्या कि जी आप पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज जो है वो क्रिएट करें। Is it possible to create soft image of Pakistan? In the West, it's not. They believe it's a terrorist country, it's a hard country. So that whole effort was wasted. Nothing, no tourists came. उसकी बजाय आपके पास प्रमोशन के लिए क्या था? अपॉर्चुनिटीज क्या थी हमारे पास? 22 करोड़ आवाम का एक मुल्क। वेस्टर्न यूरोप पूरा जो है उसको मिलाएं सारे 7-8 कंट्रीज को, तो इतनी आबादी नहीं है इनकी जितनी अकेले कंट्री की है। आप यहां क्यों नहीं प्रमोट करते? और आपने देखा अभी रिसेंटली पिछले 2-3 समर्स में आपने देख लिया है कि प्रमोट किए बगैर भी हम लोग वहां जाके नॉर्दर्न एरियाज में लंबी लंबी लाइनें लगा के बर्फ के जमाने में मर भी रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन सो हाउ मच मनी दे आर स्पेंडिंग देयर, एंड टूरिज्म तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो आपने इसको प्रमोट किस चीज को करना है? सो दैट इज व्हाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मेन फोकस क्या है। हमें टूरिज्म की नहीं परवाह, हमें मसला था
प्रमोट किसको करना है, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रमोशन के चैलेंजेस क्या है। टूरिज्म इन पाकिस्तान क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट था, सिर्फ फ्रेमवर्क था सिर्फ। प्रमोटिंग, इसको फर्ज किया मैं चेंज करता हूं, प्रमोटिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इन पाकिस्तान। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस यानी सबके लिए, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस भी तो हमारी प्रॉब्लम है ना, 2 सूबों में है, 2 में नहीं है। टॉपिक बनता है कि नहीं बनता? चनाची, दिस इज हाउ यू लुक एट द टॉपिक। हमारे यहाँ क्या मसला अब क्या, सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ यू आर राइटिंग द एसे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, मैं समझता हूं बाकी ऐसे तो पढ़ाने का जरूरत ही नहीं सिरे से ना। जब स्टूडेंट को समझ ही नहीं आई कि वो ऐसे का टॉपिक क्या है, तो उस बेचारे ने खाक उसकी अच्छी आउटलाइन बनानी है और उसमें रेफरेंसेस देने हो, जो मर्जी आप कर लें, जितना मर्जी उसके अंदर सोना डाल लें, अगर आपने उसका कॉन्टेक्स्ट ही गलत पकड़ा है, अगर आपने उसका फ्रेमवर्क, मेन फोकस ही गलत पकड़ा है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफर। वाज दिस समथिंग न्यू फॉर यू? बस मेरा काम खत्म हुआ, राइट। इन दिस ब्रीफ वाइल, हमारी क्लासेस चूंकि 3-3 घंटे की होती हैं, इसलिए मैं इतने टाइम बोलने को ब्रीफ कह रहा हूँ। इन दिस ब्रीफ फाइल I have tried to do 2 things, students. I have tried to imprint on your minds the importance of what you are doing. मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए है, और जो दूसरा लेसन जो मेरी तरफ से याद रखने वाला है, दैट इज कि आइंदा तुमने इधर उधर देखना कि मैं फलां सर से जाके पूछूं, पहले अपने आप से तो पूछ लो, एंड यू विल फाइंड दैट यू प्रोबेबली हैव दैट आंसर। अकेले बैठ के पढ़ना सिर्फ इंटरनेट से, मैं हैरान होता हूँ जब मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, और तो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह से बाज लोग हैं सर CSS कर रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल के सर पे। इस दफ़ा CTP 50 में मैंने सर्वे करवाया तो पता चला कि देर आर 35% पीपल हु डिड इट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 1 सिंगल मोबाइल फोन। लैपटॉप भी नहीं था बेचारों के पास। और जब बंदा अकेला बैठा हुआ है और आपके पास सिर्फ इंटरनेट है, तो आप कैसे सर्च अपने आप को, देन यू हैव टू बी योर ओन गाइड। देयर इज नोबडी टू टेल यू कि ये चीज सही है। सो ये उंगली पकड़ के चलने का जमाना आपका गुजर चुका है। स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। थैंक यू वेरी मच जी। आई लाइक सरगोदा।